हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रस रसायन तत्व यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में गंधक और पारे से हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके लिए जो हमें औषधियाँ लगेगी वो हम आपको पूर्व में परिचय करवा चुके हैं। यहाँ हम एक और विषय पर बात कर लेते हैं। पिछले हमारे शब्द भेदी भारत भस्म में किसी और श्रीमान ने कुछ और कह दिया है, इसमें गंधक जारण हुआ है, पर यह गलत है। गंधक जारण क्यों करेंगे? जब जिस किसी बूटी में पीला फूल लगता है उसमें गंधक या पीले संख्या की मात्रा उपस्थित रहती है तो हमें उसमें गंधक जारण नहीं करना पड़ता है। लेकिन इनको कौन समझाएं? यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है यह है जस्त। जस्त को जब अग्नि पर रखकर किसी सरिये की सहायता से घुमाया जाता है, छोटे छर्रे बन जाते हैं। ये इन छोटे छर्रों को हम आगे उपयोग करेंगे। अभी हमारा विषय यह है, हम यहीं पर रहते हैं। यह है गंधक और पारे से बनाई गई कजली। तो हम इस गंधक और पारे से बनी कजली पर टाइम नहीं लेते हुए यहाँ पर सीधे ही आपको कजली बता रहे हैं। आप भी इसको 1-1.5 घंटे अगर घोटेंगे, 1 घंटे भी घोट लेते हैं तो अच्छे प्रकार से ये काली कजली बन जाती है। यहाँ हमने इसको धूप में रखा है ताकि आपको अच्छे प्रकार से ये नज़र आ सके। सभी किमियागर भाइयों ने ये 1 से 2 बार तो कजली अवश्य बनाई होगी। गंधक और पारद को गंधक को माता पार्वती का तत्व तथा पारद को महादेव शिव जी का तत्व बताया गया है। इन दोनों के तत्वों के आपसी मिलन से ही शिव शक्ति का मिलन होता है, जिससे किसी अन्य चीज़ की उत्पत्ति होती है। तो धातु तो एक छोटी सी बात हुई। हाँ तो दोस्तों, हम यहाँ पर जिस बूटी से एक्सपेरिमेंट करेंगे वो यही वृक्ष है। यह है सेवुंड का वृक्ष, जो हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसका दूध काफ़ी जहरीला होता है, बाकी इसके अंग जहरीले नहीं होते हैं। कुछ भाई लोग कह रहे थे कि हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। जी बिल्कुल, इसकी सब्ज़ी बनती है, लेकिन इसके कोमल डंडों की सब्ज़ी बनती है, न कि इसके दूध की। दूध में संख्या होता है। तो हम यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें यहाँ इसके पत्ते चाहिए। इसके पत्तों से हम कितना पत्ते ले जाते हैं आप देख सकते हैं। उसी प्रकार एक बार हमें और भी इतनी अधिक पत्तों की आवश्यकता लग सकती है। इसलिए आप शुरुआत में ही कुछ अधिक मात्रा में पत्ते लेकर के जाएं। यहाँ पर हमें इसमें से छांट करके अच्छे पत्ते ले लेना है। इसके पीले या कोई पुराने खराब पत्ते नहीं लेना है। इसमें कहीं कहीं कीड़े भी लग जाते हैं, तो कीड़े वाले पत्ते आपको नहीं लेना। यहाँ पर हमने इतने पत्ते ले आए हैं। इन पत्तों को अच्छी तरह साफ कर लीजिए, इसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो। पारद क्रिया के लिए हमें जो कुछ भी चीज़ें लेनी होती है बिल्कुल साफ शुद्ध लेनी होती है। पारद शिव तत्व है, ये कोई भी अशुद्ध चीज़ें मिलाने से इसमें दोष लगता है। इन दोषों का आपको भागी नहीं बनना है। ये लोग और चैनल वाले कुछ भी बताते रहते हैं, और आपको ये नहीं करना है। जिन भाई ने कहा है कि शब्द वेदी भारत में हमने गंधक जारण किया है, एक बार ये भस्म आप उन्हीं से बनाने को कहें, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं फिर भी अधिक बोलते रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमने परिश्रम किया है, हमें इतनी सिद्धि प्राप्त हुई, तो ये क्यों नहीं प्रयास करते हैं। कुछ बोलने से पूर्व इनको सोचना चाहिए। इन श्रीमान जी से यही कहना चाहूँगा कि आप अपना ज्ञान और बड़ा कराएं यूट्यूब पर, क्योंकि जिन औषधियों में पीला पुष्प होता है उसमें गंधक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसमें गंधक जारण नहीं करना पड़ता। ये भी ज्ञान की बातें हैं। श्रीमान जी
जब तक आप अहंकार करोगे तब तक कुछ हाथ नहीं आएगा। हाँ तो दोस्तों, ये दूसरे चैनल वाले यूट्यूब वाले लोग तो खुद भटके हुए हैं, साथ साथ आपको भी भटका रहे हैं, इसलिए आप इससे बचें। ये हमें हमारा विषय और आपको आपका सही उद्देश्य तक पहुंचने में नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ध्यान ना दें इनकी बातों पर। चलिए हम अपने विषय पर चलते हैं। यहाँ हमने पत्थर पर रख करके इस पत्तियों को कूट लिया है। इसे आपको किसी मिक्सर इत्यादि की सहायता से नहीं निकालना है। आप पूछेंगे इसे मिक्सर की सहायता से क्यों नहीं निकालना है? वो इसलिए क्योंकि जब हम इसकी पत्तियों को सामान्यतः खाते हैं तो ये कड़वी लगती है, पर उसके बाद में अगर इन पत्तियों को आप गर्म करके इनका स्वारस निकाल करके अगर चखते हैं तो ये खट्टी लगती है। इसमें खटाई तत्व अधिक होता है, इसलिए आपको इसे किसी धातु में नहीं लगाना है। जिस धातु को ये लगती है उसमें इन पत्तियों में समाहित धातुओं के सूक्ष्म कण उस धातु में चिपक जाते हैं। इससे इसके धातु तत्व कमज़ोर और कम हो जाते हैं, जो कि हमारे पारद क्रिया के लिए सही नहीं होंगे। हमारी पारद क्रिया के लिए इसमें पूरे सभी प्रकार के लौह तत्व उपस्थित होना ज़रूरी है। इसलिए हमने इसे पत्थर पर घिस करके इसका स्वारस निकाला है। आप भी इस प्रकार से किसी बड़े पत्थर या खरल की सहायता से रस निकाल सकते हैं। आपको किसी पतले कपड़े का इस्तेमाल करना है। इसमें अधिक मात्रा में रस होता है, आप देख पा रहे हैं। निकालते समय ही इसके पत्थरों पर रस बहने लगा है, पर इस प्रकार से हमें रस 2 बार या अधिक निकालना पड़ सकता है। यहाँ से हम सारी सामग्रियों को अच्छे से उठा लेते हैं। किसी भी पेड़ पौधे पत्ते को यदि आप तोड़ते हैं तो उसे व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि उन पौधों को बनाने में इन सारी सामग्रियों को काफ़ी समय लगता है। हम इसे तोड़ करके 5 से 10 मिनट 20 मिनट में ले आते हैं, पर यह अनुचित होगा अगर हम इनका पूर्ण उपयोग ना करें। इसलिए हमने इसे पूरी तरह कपड़े में ले लिया है और स्वारस निकाल करके कजली में डाल दिया है। अब इस स्वारस को हमें 15-20 मिनट अच्छे प्रकार खरल करना है। खरल करते करते यह आपको दिखने लगेगा कि अब इसमें पाउडर नहीं है, इसमें एक छोटा सा पत्ता भी रह गया है। इस पत्ते को आप अलग निकाल सकते हैं या फिर इसी में इसे खरल कर दें। यहाँ हमने सीधे ही पत्तों का रस अधिक मात्रा में डाल दिया है, तो आप इसको थोड़ी कम मात्रा में डाल करके डालें। इस प्रकार आप इसमें अच्छी प्रकार से खरल कर पाएंगे। अगर यहाँ पर हम बड़ी वाली खरल लेते हैं तो ये और भी अच्छे से हो जाता। अभी हमने छोटी में ले लिया है, इसलिए कर लेते हैं। इस प्रकार का 250 ग्राम वाला या 500 ग्राम वाला आप बीकर ले सकते हैं। हम इस बीकर को नीचे रख कर देते हैं। अभी नीचे रखने के पश्चात इसको ये कजली भर देते हैं। ये औषधि ढूले नहीं। इस प्रकार आप इसको धीरे धीरे किसी चम्मच इत्यादि की सहायता से थोड़ा रस कम करके फिर डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये धातु का चम्मच इसमें ज़्यादा देर ना रहे। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखें इसमें अगर चम्मच में कोई धातु चोटती है तो आपको इसको निकाल देना है। ठीक है, ये इस प्रकार से हमने सारी खरल खाली कर दी है और औषधि इसमें भर दी है। अब आगे क्या करना है इसके आगे की विधि भी देखिए। इसी प्रकार इसका जब जब रस
टूटता जाएगा, हमें उसी रस को इसमें भरते जाना। ये हमने एक लोहे का डिब्बा लिया है जिसके अंदर रेती रखी है। इसी को रेत यंत्र कहते हैं। पुराने कीमियागर भाई लोग तो सभी जानते हैं, पर हम नए लोगों को बता रहे हैं जिन्हें नहीं पता, इसे रेत यंत्र कहते हैं। यहाँ पर हम ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए सभी बातें बताना ज़रूरी है। इस रेती यंत्र में किसी भी औषधि को आग नहीं लगती है। रेती यंत्र में हमने इस औषधि को स्थापित कर दिया है। नीचे से तीव्र अग्नि दे रहे हैं ताकि रेत जल्दी गर्म हो और इसका स्वरस इसमें पकता जाए। पकने से क्या होगा? पारद स्थायी होगा। पारद के भीतर औषधियों के कुछ गुण निर्माण हो जाएंगे। ये हमने दूसरी बार और भी औषधियाँ ली हैं। हमारे पूर्व में लिया गया रस कुछ कम मात्रा में पड़ गया है, इसलिए हम और भी उससे 2 गुना अधिक मात्रा में पत्ते तोड़ करके लाए हैं। इनको भी आपको पत्थर की सहायता से रस निकाल लेना है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या सफलता या असफलता मिलती है, ये आप आगे अनुभव करें। आप इनमें से जो आसान प्रयोग लगते हैं आप उन्हें करके ज़रूर देखें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात होत सिल पे निशान। उस प्रकार की कहावत हमारे भारतवर्ष में कही गई है। यहाँ हम ये दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके साथ ही ये भी पकता जाएगा। रेती यंत्र जब हमने जलाई है, परमात्मा की कृपा से दी हुई किसी भी सांसारिक वस्तु को हमें इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। वहाँ पर लकड़ियाँ जल रही हैं तो हम इसमें दूसरा प्रयोग भी कर लेते हैं। दूसरा प्रयोग करने के लिए हमने यहाँ पर पारद लिया है, 37 ग्राम पारद लिया है। अभी हमने इसमें 4 ग्राम और बढ़ा करके इसको 40 कर लिया है। मतलब यहाँ पर हमने 4 तोला पारद लिया है। उसमें यहाँ हमने नाइट्रिक एसिड लिया है। यहाँ हमने 100 ग्राम से कुछ अधिक मात्रा में नाइट्रिक एसिड लिया है। इसमें पारा इस तरह उबल करके रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन होने के बाद बिल्कुल अदृश्य हो जाएगा इसमें पारद। उसके पश्चात इसमें आपको एक और औषधि का रस डालना है। उस औषधि से हमारे बाकी सभी कीमियागर भाई परिचित होंगे। यहाँ पर ये देखिए रिएक्शन हो रहा है। इसी प्रकार हमें इसकी पूरी रिएक्शन होने देना है। इसमें आपको पारद नज़र नहीं आएगा। सारा पारद लिक्विड पानी की तरह हो जाएगा। हमारे पूर्व में जो बीकर रखा गया है उसी बीकर में भी वाष्प बन रही है। आपको उसमें धुआं उठता दिख रहा होगा। इसमें ये एसिड का कुछ रिएक्शन हो रहा है। इसमें एसिड का रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप इससे थोड़ी सी दूरी बनाएं या आप इस बीकर को थोड़ी बड़ी मात्रा में लें। हमने यहाँ पर 250 ग्राम का बीकर लिया था, आप 500 ग्राम का बीकर भी ले सकते हैं। यहाँ हम इसे 250 ग्राम की मात्रा वाले बीकर में ही बनाएंगे, बन जाएगा। लेकिन किसी किसी भाई को समस्या आ सकती है, इसलिए आप अपने अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर ये प्रक्रिया बहुत अधिक टाइम लेती है। समय अधिक लग जाने के कारण हम भी
इस क्रिया को करने से बचते हैं, फिर भी आज आप लोगों के लिए ये क्रिया हमने दिखा दी है। इस प्रकार से इसमें जब जब रस कम होता जावे, आपको रस डालते रहना है। पहले पूर्व में जो हमने रस निकाला था पूरा इस बीकर में डाल करके सुखा दिया है। अब हम ये जो नया रस निकाला है हमने खरल के अंदर रखा है, ये पूरा रस इसमें डाल करके सुखा देंगे। ध्यान रहे इसमें आपको पानी नहीं मिलाना है। इसमें लौह तत्व की जो मात्रा है, खटाई है, वही हमारे इस पारद को मिलनी चाहिए। इस प्रकार से और भी रस डालते जाएं। यहाँ हमारे नाइट्रिक एसिड वाले बीकर में एसिड अभी कम हो गया है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें हमें एसिड नहीं डालना है, बस जो हम पूर्व में डाल चुके हैं उसी एसिड को उड़ा लेना है। उड़ाने के पश्चात आपको क्या मिलता है ये आपको देखना है। अभी ये हमारा मुख्य उद्देश्य इस बीकर में है जिसमें हमारी काली कजली रखी हुई है। इसमें गंधक और पारा अपनी क्रिया इस स्वरस के साथ अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। इन सभी क्रियाओं को करने में समय अधिक लगता है, इसलिए हम आपको प्रति दिवस एक वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, पर 2-3 दिनों के भीतर आपको वीडियो अवश्य मिलते रहेंगे। हम आपके लिए पूर्ण प्रयास करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी नए नए प्रकार के ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखाए जाए जो कोई और भाई ना बताया हो। इससे आपकी कोई ज्ञान की बढ़ोतरी भी हो। इस प्रकार के हम एक्सपेरिमेंट आपको दिखाना चाहते हैं। नहीं तो ऐसे कुछ आलतू फालतू और भी एक्सपेरिमेंट हैं, लेकिन उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के क्रियाओं को हम दिखाने से आपको बचते हैं। जिन क्रियाओं से किसी का कोई जन कल्याण हो सके, हम उसी प्रकार की क्रिया आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये क्रिया जो हम कर रहे हैं, इन दोनों क्रियाओं का हमें नहीं पता इसमें क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं प्राप्त होगा, पर आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आपको कोई सरल विधि प्रदान की जाए। वैसे तो हमने और भी सरल विधियाँ प्रदान की है आपको। उस सरल विधि में चांदी बनाने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। फिर भी आप अगर स्वर्ण की उत्पत्ति के पीछे हैं तो आपको वो विधि भी बताएंगे, लेकिन उस विधि में आपको 2-3 ग्राम से अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होगा। यह हम आपको अभी बता देते हैं, नहीं तो आप कहें कि हमें 1-2 किलो बनाना था। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आप कंडील वाला पौधे का प्रयोग करते हैं तो अवश्य इसमें सफल हो सकते हैं। हमें यहाँ ये क्रिया करते हुए रात्रि हो गई है। हमने सुबह से ये प्रयोग किया है। 11 बजे के आसपास से हम ये प्रयोग कर रहे हैं दिन में। अभी हमें रात्रि हो चुकी है। इनमें अधिक समय लगता है, ये हम आपको बता चुके हैं। रात्रि काल में आप लोगों के लिए हमने लाइट की व्यवस्था करके आप लोगों को एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं। आप देखिए, इसे इस प्रकार से 2-3 बार हिलाते रहिए, क्योंकि इसमें गंधक की मात्रा जो है वो नीचे सेट हो सकती है।
जम जाती है उसे आप जमने से बचाएं। अच्छे प्रकार से इसको हिलाते रहें। हर 15 मिनट 20 मिनट में इसको भली प्रकार से आपको हिलाना है। और यहाँ अब हमारे एसिड वाले बीकर में लगभग ये एसिड सूख चुका है, लेकिन हमें इसको पूरी तरह से उड़ाना है। इसमें बिल्कुल भी एसिड नहीं रहना चाहिए। ये देखिए अभी हमारा औषधि वाला बीकर किस प्रकार से पक रहा है। धुआं इसका तेज़ी से निकल रहा है। हमारे कैमरे में इसका वीडियो ठीक से नहीं बन पा रहा है, फिर भी आप लोगों को दिखाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। अब हम इस एसिड वाले बीकर को उतार लेंगे। इसकी क्रिया पूर्ण हो चुकी है। इस औषधि वाले बीकर को हम भली प्रकार से पकने देंगे जब तक कि इसका रस उड़ ना जाए। अभी इसमें काफ़ी मात्रा में रस बचा हुआ है। ये हमने एसिड वाले बीकर को निकाला है। ये टूट गया है। टूटने पर भी हम इसके जो इसमें पारद भस्म सही बची हुई है उसको निकाल लेते हैं। बाकी को अलग निकाल देंगे जो भी इसमें गीली भस्म बची हुई है। इस टूटे हुए बीकर में नीचे हमारी पूरी पारद भस्म रखी हुई है। हम इसको ही निकाल लेंगे। यहाँ तो हमारी जो कुछ सूखी हुई मात्रा में भस्म है ऊपरी हिस्से में इसे निकाल लेते हैं। गीली एसिड वाली ऊपर की हिस्से का आपको नहीं निकालनी है। और इसमें भी कुछ नमी है, हम इसको अलग कर देंगे। बाकी इस सूखी हुई भस्म को हमें निकालना है। इसी का रिजल्ट आपको दिखाएंगे आगे क्या होता है, लेकिन वीडियो अधिक लंबा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आपको अगर नहीं बता पाते हैं तो आपको किसी अन्य भाग में आपको ये बता देंगे। इसमें कुछ कांच भी मिल जाते हैं। इन कांच को अच्छे प्रकार से आपको निकाल देना है। इसमें अभी और भी कुछ मात्रा में कांच है। कांच को आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा देख करके। कांच नहीं होना चाहिए भस्म में। इस भस्म को आप खाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमने जो पूर्व में भस्म बताई थी कंडील से भस्म, उस भस्म को आप बना करके खा सकते हैं, लेकिन किसी योग्य वैद्य की देखरेख में। ऐसे ही आपने हर किसी चीज़ को नहीं खा लेना है। यहाँ पर ये भस्म कुछ ज़्यादा ही जम गई है। हम इसको पुरच करके छुरी की सहायता से निकाल लेंगे। आप किसी और औजार की सहायता से भी निकाल सकते हैं जो आपको उचित लगे। ये भस्म ऊपर से सफ़ेद और अंदर से पीले कलर की बनी है, आप देख पा रहे हैं। इस भस्म को आपको बड़ी आहिस्ता धीरे धीरे निकालना है। अगर आप इसमें जल्दबाजी करते हैं तो ये भस्म, जैसा कि आपको पता है, नाइट्रिक एसिड से बनी हुई है। ये आपके हाथ पैरों में लग जाएगी। हाथ पैरों से ये एसिड की बनी हुई भस्म रिएक्शन करती है। हालांकि इसका कोई लंबा दुष्प्रभाव नहीं होता, पर फिर भी हमारी बॉडी से, शरीर से ये क्रिया करती है। इसलिए इसको आप आराम से धीरे धीरे करके निकालें। इसके भीतर जो पीली भस्म बनी है वो आपको दिखा देते हैं।
पर हम निकाल रहे हैं। जैसे ही सफ़ेद भस्म निकल जाती है, हम आपको पीली वाली भस्म दिखा देते हैं। इसमें कांच अधिक मात्रा में आ गए हैं, कांचों को थोड़ा अलग कर रहे हैं। हमारे द्वारा कंडील वाली दी गई क्रिया से एक राजस्थान के हमारे भाई सफल हुए हैं, उनको हम बधाई देते हैं। और भोपाल से भी हमारे एक भाई चांदी क्रिया में थोड़ी बहुत उन्हें सफलता मिली है, उसके लिए उन्हें भी बधाई। लेकिन उनका थोड़ा पारा उड़ गया है, इसलिए उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली है। ये पीले कलर की भस्म हमें उस नाइट्रिक एसिड से प्राप्त हुई है, आप देख पा रहे हैं। ये भस्म हमने पुस्तक के एक पृष्ठ पर रखी है। हो सकता है ये रात्रि के कारण आपको भस्म अच्छे प्रकार से दिखाई ना दे रही हो। अब हम दोस्तों इसके आगे की क्रिया आपको बताएंगे। इस भस्म को किस प्रकार से आप आगे प्रयोग करेंगे, इसको हम ताम्र पर प्रयोग करेंगे। ये 4 तोला पारद भस्म का निर्माण तो हमने ऐसे ही कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारी अग्नि जल रही थी, तो आपको ये भी एक्सपेरिमेंट दिखा दिया। दोस्तों, हमारा मुख्य उद्देश्य तो उस औषधि विकर की बताना था, उस औषधि से क्या होता है। तो हम यहाँ पर उसके लिए वजन कर लेते हैं। हमें लेना है सबसे पहले ताम्र। ताम्र के यहाँ पर हम तार ले रहे हैं जो बिजली में प्रयोग होते हैं। यहाँ पर हम इनको तोल लेते हैं। ये 13 ग्राम हमने तोल लिए हैं। अभी यहाँ पर एसिड वाली भस्म में हम 13 ग्राम तार ही डालेंगे। हमें लेना तो 12 ग्राम था, 1 तोला, पर चलता है 1 आध ग्राम इधर उधर हो जाता है। इसमें 13 ग्राम तो हमारा ताम्र है, बाकी हम इसमें भस्म डाल लेते हैं। भस्म हमें इसमें करीब 5 ग्राम चाहिए। अगर इसमें कुछ रेता बैठता है तो हम इसको निकाल सकते हैं, इसलिए करीब हमें 5 ग्राम डालना चाहिए। तो ये हमने प्रयोग 1 के लिए वजन करके रख लिया है। हम इस भस्म को अलग निकाल करके इस ताम्र को इस मूसा में डाल देते हैं। भस्म इसमें से निकल नहीं रही है ठीक से। ये ताम्र हमने मूसा में भर दिया है। जल्दी जल्दी में डुल भी जाते हैं। ठीक है, हम भर के इसको बता दिए हैं। आप यहाँ पर इस भस्म को अलग रखें। जैसे ये हमारा ताम्र मेल्ट होगा, इसको डाल देंगे। यहाँ पर हमारा प्रयोग नंबर 2 जो हमने विशेष तौर पर किया था, इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये कुछ गीला गीला कीचड़ के समान ही होता है। इतना अधिक मात्रा में ये नहीं सूखता है और हमें इसे इतना अधिक सुखाना भी नहीं है। यहाँ पर हमने लिख दिया है सेकंड प्रयोग। आप लोगों को कोई समस्या ना हो, इसीलिए यहाँ पर अच्छी तरह से हम दर्शा रहे हैं। ये हमने ताम्र यहाँ पर ले लिया है। 20 ग्राम हमने पारद का कीचड़ लिया है और यहाँ पर 20 ग्राम हम लगभग ताम्र ले रहे हैं। मतलब दोनों की मात्रा समान रखनी है हमें। समान मात्रा को तोल करके इसे भी मूसा में भर करके तैयार कर देंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ इसका भी वजन पूर्ण कर लिया है। हमारा ये कार्य भी हो गया। अब हम इसको आगे की क्रिया करते हैं। दोनों प्रयोग यहाँ आपको दिखलाई दे रहे हैं। ये हमने
प्रयोग एक के लिए ताम्र गलने यहाँ पर रख दिया है। जैसे ही ये ताम्र गलता है हम आपको इसकी भस्म डाल करके दिखा देते हैं इसका क्या परिणाम होता है। ये भस्म अब हम यहाँ पर डाल चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें ताम्र कैसे चक्कर खा रहा है। इस चक्कर खाते हुए ताम्र में ही इस प्रकार की भस्म प्रवेश करती है। अब थोड़ा थोड़ा किसी मेल्टिंग गन से उस ताम्र को गर्म कर देते हैं। गर्म करने से भेदन नहीं होता है, भेदन होता है इसे चक्कर काटते हुए ताम्र में। हमने नाइट्रिक एसिड वाली भस्म का प्रयोग अलग निकाल दिया है। अब हम ये हेवन वाली भस्म का प्रयोग आगे आपको करके दिखाते हैं। ये हमने इस प्रयोग के लिए 20 ग्राम ताम्र यहाँ पर गला दिया है। ये आपकी नाइट्रिक एसिड से जो ताम्र की गोली बनती है यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप इसके आगे से देखें। अब ये सेकंड वाले प्रयोग को हम आगे कर रहे हैं। ताम्र को पिघलते ही हम इसको डाल देते हैं। इस भारत पिस्टी को हमने चम्मच में पहले ही भर करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर इसको डाल दिया है। हमारा यही विशेष प्रयोग था। अब आप इसको देखिए, मूसा बिल्कुल रेड दिखाई दे रही है। ये आपकी मूसा इस समय ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। कैसे भी करके आपको इसको तीव्र अग्नि देते रहना चाहिए, नहीं तो इस प्रयोग में होता यह है कि ताम्र नीचे जम जाएगा और आपकी ये पारद पिस्टी जो है ये इसमें भली प्रकार से मेल जोल नहीं कर पाएगी। और जब तक इन चीज़ों का सहयोग अच्छे प्रकार से नहीं होता है धातुवाद सिद्ध नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, आप आगे का प्रयोग देखते रहिए। इसको हमने एक लोहे के सरिये की सहायता से अंदर अच्छे प्रकार से घुमा दिया है। धीरे धीरे करके ये पिस्ती इसी में समा जाएगी। आगे इसका परिणाम हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने इसको डाल दिया है। डालने के पश्चात अब हम इसको ठंडा भी कर लेंगे। यहाँ पर हम इसमें पानी डाल चुके हैं। इससे होगा ये ज़्यादातर ईंटों में चिपकेगी नहीं और निकल आएगी। हम इसको संचय में भी डाल सकते हैं, पर संचय में हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। हम सब कुछ यहाँ पर प्राचीन पद्धति से ही करते हैं। यहाँ हमने इसे निकाल लिया है। ये सफ़ेद दिखाई दे रहा है। आगे हम इसकी ओर भी आपको पुष्टि करेंगे। ये सेकंड वाला प्रयोग है हमारा। हम यहाँ पर
इसको नाइट्रिक लगाएंगे। नाइट्रिक हम लेकर आए हैं, छोटी सी डिबिया में हम नाइट्रिक अलग ही रखते हैं ताकि इसे कहीं भी लाने ले जाने में सुविधा रहे। यहाँ पर हमने इसको नाइट्रिक लगा दिया है और ये पानी डाल दिया है। इसका ये एसिड टेस्ट लग चुका है। इसमें नाइट्रिक एसिड की कोई विशेष प्रतिक्रिया तो हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन इसके जहाँ गड्ढे थे उन गड्ढों में भी हमने एसिड को भर दिया है। उनमें कार्बन होने के कारण इसमें कुछ प्रतिक्रिया दिखाई दे रही थी। देखिए, ये हमारा नाइट्रिक एसिड वाले भस्म है, उस भस्म का जो हमने प्रयोग किया है। अब हम इसमें देख लेते हैं। अब नाइट्रिक इसको लगाया है हमने, इसमें कुछ नहीं हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रिक लगाया हमने, ठीक है। एक बार और आपको लगा करके दिखा देते हैं। इसमें थोड़ा दूध जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादा प्रतिक्रिया इस भस्म में भी नहीं है, इस ताम्र में भी नहीं है। हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं अब अलग। हमने आपको दोनों ताम्र में क्रिया दिखा दी है। ये ताम्र हमने घिस करके देखा, अंदर से बिल्कुल सफ़ेद उजले रंग में होता है ये। तो जिन भाइयों को सफ़ेद ताम्र चाहिए उनके लिए ये सफ़ेद ताम्र है, इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी ताम्र की आप भस्म बना सकते हैं। इसे हमारे रसाचार्यों ने श्वेत ताम्र दल कहा है।